मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने नोट्स साथ साथ पूरे करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आबाद है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। हाथों को मिलाएं, रब करें, अपनी आंखों पर स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोलें। सादर प्रणाम। शरीर रचना विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आशा है कि आप सभी ने पुस्तक खरीद लिया होगा। जो मेरी मेन जो प्रेफर जो बुक रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसको खोल सकते हैं। मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता जी के अनुसार। इस बुक में काफी सरलता से बताया गया है। बाकी अन्य राइटर की भी आप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। क्योंकि बहुत लोग पहली बार पढ़ेंगे टॉपिक को, इसीलिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ाने लग जाऊंगा स्क्रीन पे तो नहीं समझ आएगा। इसीलिए मैं बीच बीच में बुक को साथ सामने प्रेजेंट कर दूंगा, जिससे आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। और लैंग्वेज की जहाँ पे दिक्कत आएगी तो आप बीच बीच में मुझे जरूर बोल देना, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये बात आप अपने मन में बिठा लीजिए, एनाटॉमी के ज्यादातर वर्ड इंग्लिश के ही सूट करेंगे। हिंदी वाले ध्यान से सुन ले, हिंदी के वर्ड बहुत ज्यादा टफ है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन फिर भी हिंदी समझ नहीं आएगी, इतनी ज्यादा टफ लैंग्वेज का है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर हिंदी की। तो इंग्लिश के वर्ड ही आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, हिमांशु जी बता देंगे स्क्रीन दिख रही है क्या। जी हो रही है शो। हिमांशु जी स्क्रीन दिख रही है क्या। हाँ जी। चलिए, पहले मैं खाली ऊपर से जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अंदर हम जाते हैं। तो मेन इसमें क्या आता है, सबसे पहले क्या होता है कि सेल है कि शरीर किससे मिलके बना रहा। जैसे कि हमारा घर है, एक किसकी एक आधारशिला होती है। वो आधारशिला एक ईंट है। घर की जो नींव क्या है, जो इकाई जिसको बोलेंगे और जिसको हम बोलते हैं यूनिट, यूनिट क्या है, ईंट है। इसी प्रकार जो हमारे जो शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, जिसकी वजह से हमारा शरीर दिखाई देता है और जिसकी वजह से हमारा शरीर कार्य करता है, उसको सेल कहते हैं, उसको कोशिका कहते हैं। बहुत सारे सेल मिलके, जब एक सारे जो सेल मिलके एक बड़ा ग्रुप बना देते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यू। सेल का बहुत सारी कोशिकाएं मिलके जब वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, उसको बोलते हैं टिश्यू। यानी टिश्यू उत्तक बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तक। और उत्तक चार प्रकार के होते हैं। उत्तक चार प्रकार के होते हैं, और सेल बहुत अनेकों प्रकार के, सेल के कोई टाइप्स नहीं है, हजारों टाइप की सेल होती है, लेकिन टिश्यू चार प्रकार के होते हैं। एक होता है इपिथेलियल। इपिथेलियल को बोलते हैं हिंदी में उपकला उत्तक। उपकला उत्तक, इपिथेलियल टिश्यू। सेकंड जो टाइप का टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव यानी कि जोड़ने वाला, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक।
तीसरे टाइप का जो टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इसको बोलते हैं पेशीय ऊतक। मसल यानी कि पेशी, पेशीय ऊतक। चौथे प्रकार का जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस यानी कि तंत्रिका, तंत्र से रिलेटेड है, तो इसको तंत्रिकीय ऊतक बोलते हैं। और भी कुछ अन्य नाम हो सकते हैं, विशेष ही यही है। तो आप हिंदी इंग्लिश जो आपको सूट करे आप उसमें याद करें, एग्जाम में दोनों लैंग्वेज आएंगी। ऑर्गन, सेल से बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाया, और जब बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और वो ऑर्गन अपने काम को पूरा करने में समर्थ होता है, उसको ऑर्गन कहते हैं। जैसे हार्ट, ये बहुत सारे टिश्यूज के मिलके बना हुआ है। लंग्स, ये ऑर्गन है पूरा का पूरा, वो हजारों करोड़ों इसमें सेल बने हुए हैं। उन सेल्स का जो फाइनल जो रूप है वो लंग्स है। मस्तिष्क है हमारा, ब्रेन, ये ऑर्गन है शरीर का। इस प्रकार बहुत सारे ऑर्गन हमारे शरीर के, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ये ऑर्गन होते हैं जो अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। लेकिन ऑर्गन अकेला अपना ही कार्य करेगा, लेकिन जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक पूरे ही काम को कर दे, जैसे कि हमारी टीम है, हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि कोई नोट्स बनाता है, कोई उसको टाइप करता है, कोई इसको डिजाइन करता है, कोई सामने आके पढ़ाता है, एक पूरा सिस्टम से काम चल रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टम। अब जैसे कि मैंने नोट्स बनाए, मैं एक छोटी सी सेल हो गया, अब मेरे साथ में मिलके अब हिमांशी जी ने टाइप कर दिया, रुचि जी ने डिजाइन कर दिया, और मैंने आके पढ़ा दिया, सूर्यकांत सर ने पढ़ा दिया, सत्येंद्र सर ने पढ़ा दिया, एक सिस्टम से काम हो रहा है। यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें एक कार्य को पूरी तरीके से पूरा किया जाए। अब शरीर पे कैसे लागू करेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम सबने सुना होगा, खाने का। मुख हमारा सिर्फ एक ऑर्गन है, खाली मुख से तो डाइजेशन नहीं होएगा। अब मुख के बाद में इसोफेगस है, हमारा स्टमक है, आमाशय है, इसके बाद में ड्यूोडेनम आएगा, ड्यूोडेनम के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा मिलके इस डाइजेशन के कार्य को पूरा करते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी प्रकार सांस लेने की क्रिया, खाली नाक से सांस नहीं लिया जा सकता, नाक उसमें एक छोटी सी भूमिका है। नाक के बाद में ट्रेकिया का भी रोल होता है, ब्रोंकाइस का भी रोल होता है, एल्वोलाई का रोल होता है, लंग्स फेफड़ों का भी रोल होता है, और लंग्स तो के अंदर जाकर के हीमोग्लोबिन का भी उसमें रोल होता है। यानी कि पूरा सिस्टम है, उसको रिस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र कहते हैं, जिसकी वजह से कि सांस आ रही है और सांस जा रही है, ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, ये श्वसन तंत्र में आता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। इस प्रकार हमारी बॉडी में सामान्यतः 9 प्रकार के सिस्टम होते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, कई वैज्ञानिक 11 तरह के मानते हैं, कुछ एक 12 भी मानते हैं। तो मैं आपके 11 के मैं आपके सामने नाम दिखा देता हूँ। पहला डाइजेस्टिव साइड सिस्टम आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। दूसरा रिस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा एक्सक्रिएटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र, जो वेस्टेज को बाहर निकालने का काम करता है, इसमें किडनी वाला सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस यानी कि तंत्रिका तंत्र, जिसकी वजह से हमें ठंडा गर्म, हमें छींकने आना, दर्द का पता लगना, इस टाइप के जो सेंसेशंस जो होती है वो नर्वस सिस्टम उसमें रोल करता है। पांचवा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी अर्थात जो परिसंचरणीय तंत्र, इसको बोलते हैं रक्त संचरणीय भी बोलते हैं, कई नाम है इसके, कि रक्त वाहिनी संचरण और
यानी कि जो रक्त के दौरे का, जैसे हृदय से रिलेटेड है, हृदय से खून गया पूरे शरीर में आर्टरीज के द्वारा, अब वेन से यानी कि शिराओं से वापस आया, अब हृदय से फिर लंग्स में गया, लंग्स से वो प्यूरिफाई होकर वापस हृदय में आया, जो पूरा सर्कुलर का काम हो रहा है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल यानी कि शरीर का जो आधार है, कंकाल तंत्र इसको हिंदी में कहते हैं, यथार्थ जो हड्डियां हैं हमारी उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। सातवां तंत्र है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में कहते हैं इसको अंतःस्रावी तंत्र। जो हार्मोन्स का जो काम है, पिट्यूटरी से हार्मोन निकल रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, टीएसएच निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं T3 T4, इसके अलावा और भी बहुत सारे जगह से जो हार्मोन्स का जो कार्य है वो अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम करता है कार्य। और इसके अलावा एक दूसरा भी बोला जाता है उसको एंडोक्राइन में अंदर होता है, एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम, जो डायरेक्ट जिसकी नसें यानी कि जिसमें नलियों द्वारा निकलता है, वो पढ़ाएंगे धीरे धीरे। एंडोक्राइन में डायरेक्ट ही खून में मिलाया जाता है उसको, और एक्सोक्राइन में नलियों के द्वारा उन चीजों को, जैसे बाइल जूस है, उन नलियों के द्वारा फिर आकर के ड्यूडेनम में मिलता है, उसको एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं। वो शायद मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, हाँ एक्सोक्राइन सिस्टम उसको भी माना जाता है, एक्सोक्राइन को। अभी आठवां सिस्टम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्ट अर्थात प्रजनन तंत्र। बच्चा पैदा होता है स्त्री और पुरुष के संयोग करने से, स्पर्म गया और एग के मिलने से जो भ्रूण का निर्माण होता है, बच्चा अंदर बनता है पेट में, 9 माह के बाद में बच्चा बाहर आता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें कौन कौन से हार्मोन्स है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हार्मोन्स का तो ऊपर एंडोक्राइन में आ जाएगा, लेकिन जो बच्चा जो ग्रोथ कर रहा है पेट के अंदर, किस तरीके से क्या मूवमेंट उसके अंदर होनी है, कैसे ऑर्गन का निर्माण होना है, ये जो कार्य है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको पूरा करता है। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स, ये वाला सिस्टम तो बहुत जरूरी है हमारे में, स्केलेटल, एंडोक्राइन और मस्कुलर हमारे योगा के फील्ड में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से आसन का इफेक्ट किस मसल के ऊपर पड़ना है, भुजंगासन का इफेक्ट किस मसल के ऊपर पड़ना है, सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम में कौन सी मसल्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से में दिक्कत आती है, स्लिप डिस्क में कौन सी मसल पे, ये चीज हम मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे जब इसको पढ़ाया जाएगा। ये 10 सिस्टम हो गए। अब 11वां सिस्टम माना जाता है लिम्फेथेटिक, इसको बोलते हैं लिम्फोथेटिक को बोलते हैं लस्सी का तंतु, हाँ इसको लस्सी का बोला जाता है। लसकीय संस्थान, लसकीय संस्थान हिंदी में कहते हैं लिम्फेथेटिक को। एक तरीके से जो इसमें इम्यूनिटी का कार्य होता है, इसमें लिम्फ नोड होते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बिल्डअप होती है ना, डब्ल्यूबीसी का कार्य है। और जो टोन्सिल्स है जो बॉडी हमें प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बॉडी में बैक्टीरिया, जैसे कोरोना आ गया, उस कोरोना से बचने के लिए जो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली जो एंटीबॉडी बिल्डअप का कार्य है वो लिम्फेथेटिक सिस्टम उसको संभालता है। और जो अंतिम जो 12वें नंबर का है इनटू गुमेंट्री सिस्टम, इसको अभी मानते, पहले इसको मानते नहीं थे, इसको हिंदी में कहते त्वचीय संस्थान, स्किन से रिलेटेड है ये। स्किन में नाखून है, बाल हैं, और स्किन की जो ग्लैंड्स है जिसको तेलीय ग्रंथि बोलते हैं, इस सिस्टम के अंदर वो आती है। लेकिन ये हमारे सिस्टम उसमें नहीं है टॉपिक में। ये सिस्टम का ऊपर से जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब थोड़ा सा मैं पिक्चर दिखा के आपको इंट्रोडक्शन और अच्छे से करा देता हूँ इन चीजों का। थोड़ा सा पिक्चर से आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि शुरू में अगर आप हड़बड़ा जाओगे तो आगे का कुछ आपको समझ नहीं आएगा।
अगर किसी को कुछ भी दिक्कत आने लग जाए तुरंत बताना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे सब साफ हो जाएगा आपका। मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेल का स्ट्रक्चर है कि सेल में देखो कितनी सारी चीजें होती है। इसमें न्यूक्लियस होता है, गोल्जी अपार्टस होता है, इसकी अपनी मेम्ब्रेन होती है, और सेल भी बहुत सारे अनेकों तरह की होती है। सेल अपने आप में ग्रोथ करने में, सांस लेने में, एक्सक्रिएट करने में पूरी की पूरी इसके अंदर अपने आप में समर्थ होती है, और इस शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे शरीर की, क्रियात्मक एवं रक्षात्मक। रक्षात्मक नहीं बोलेंगे उसको, क्रियात्मक एवं आधार जो होता है शरीर का, वो है हमारी सेल अर्थात कोशिका। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये मस्कुलर सिस्टम की है। जैसे कि शरीर के अलग अलग भागों में हमारी मसल्स हैं, जैसे कि दिखा रखी है डेल्टोइड मसल शोल्डर में, जहां पे इंजेक्शन लगाया जाता है शोल्डर में। बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, रेक्टस है जो सिक्स पैक बोलते हैं जिनको, रेक्टस मसल्स है, पैरों की पटेला है। यानी कि अलग अलग जो मसल्स है, जो सिर्फ मांसपेशियों को लिया जाता है, जिसमें हम योगा में बोलते हैं कि भुजंग आसन करो, पश्चिमोत्तानासन करो, नीचे की मसल्स पे उस पे इफेक्ट पड़ेगा। ये जो मसल्स के हमें नाम भी याद करने हैं। ये क्रम के अंतर्गत आएगा। जैसे शरीर के आगे दिखाया गया, ये पोस्टीरियर व्यू अर्थात शरीर के पीछे भी होती है, यानी कि पूरे शरीर में मसल्स होती है बाहर की तरफ से। मसल्स और स्केलेटल दोनों मिलके शरीर का पूरा अच्छे से निर्माण करते हैं। ये टिश्यू का स्ट्रक्चर है। टिश्यू अर्थात उत्तक, जो हमने पढ़ा था, चार प्रकार के इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, चार प्रकार के टिश्यू हैं। हम पढ़ेंगे धीरे धीरे इन चीजों को, अभी खाली ऊपर से आप देख लो। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्केलेटल का है, दिखाई दे रहा होगा आपको। शरीर का ढांचा है, बाहर से खोपड़ी है, ये आपको अस्थि पिंजर दिखाई दे रहा है, रिब्स यानी कि हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, अपर लिम्स लोअर लिम्स इनको बोलते हैं। नीचे पैर, यानी कि जिसमें खाली स्ट्रक्चर लिया गया है, कंकाल लिया गया है, उसको स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत वो आता है। इसमें शरीर के पोस्चर्स हम इसमें सीखते हैं। हमारी वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड का राइट पोस्चर देखो क्या है, एस टाइप स्ट्रक्चर होता है ये, इसमें हमें पढ़ेंगे। सर्वाइकल, बैक पेन, स्लिप डिस्क, इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो, उसमें इसका काफी योगदान है। अगर आपको इसका नॉलेज होगा तभी आप उन प्रॉब्लम्स को बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, चलो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई माइक खोल के बताओ, ये कौन से सिस्टम की एक्टिविटी को प्रेजेंट किया गया सामने? नर्वस कम ऑन। सिस्टम। नर्वस सिस्टम। अरे नर्वस उत्सर्जन कहाँ सिस्टम। से आ गया? ध्यान से एंडोक्राइन देखो, ग्लैंड, लिखा भी हुआ नर्वस ग्लैंड्स है सिस्टम। ग्लैंड्स। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है। हाँ जी, मेन तो ऑटोमेटिक नर्वस है ना, नर्वस वो तो सिस्टम। उसके अंतर्गत ही आएंगे ना, जी, जो है ऑटोनॉमिक सेंट्रल नर्वस नर्वस सिस्टम। सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड मेन तो नर्वस सिस्टम है ना। ऊपर लिखा हुआ है, देखो इतना भी आप लोगों का, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम आप बता रहे हो। थोड़ा ध्यान, हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में हमारी स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती है, वो अलग अलग देखो, अलग अलग अंगों से, ये देखो लंग्स के साथ में रिलेटेड है, ये हार्ट के साथ रिलेटेड है, ब्रेन के साथ रिलेटेड है, आंखों के साथ ऑप्टिक नर्व रिलेटेड है। इस प्रकार पूरे शरीर में नर्वस नर्व्स का जाल फैला होता है, जिसे ये हमें ठंडा, गर्म, दर्द, इन चीजों का एहसास दिलाने का कार्य जो होता है वो नर्वस सिस्टम का होता है।
ये कान का स्ट्रक्चर है, ये सिस्टम में तो अलग है, हो गया ये चीज तो, लेकिन आ गया तो आप पढ़ लीजिए। ये कान का नीचे वाला आंख का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये स्कूल में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि ये हमारा हार्ट है, अब हार्ट से खून गया, वो पूरे शरीर में गया है। ये रेड कलर की जो शो किया गया है, और इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। रेड कलर से आर्टरी को रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त होता है, और जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है इसको वेन्स कहते हैं, और हिंदी में सिराए कहते हैं, सिराए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं इसको इसके अंदर, इसीलिए इसका जो रंग है वो हल्का सा ब्लू कलर का हो जाता है। और ये जो पूरे शरीर में सर्कुलेटरी ब्लड जाता है, आता है, आता जाता रहता है, उस पूरे सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आ गया लिम्फेथेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड अर्थात इम्यूनिटी से रिलेटेड स्प्लीन है जहां पे, और हमारी WBC है, बोन मैरो, जो हमारे शरीर की प्रोटेक्शन का काम करता है, अंदर से रक्षा करती है। ये शरीर में कोई कुछ आ गया है, अंदर से रक्षा करने वाले ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। पढ़ेंगे इसके, ये टॉपिक में है हमारे सिलेबस में। ये ऊपर दो सिस्टम दे दिए एक पिक्चर में। ऊपर वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मुंह से लेकर के एनएस तक का पार्ट है। ये पिक्चर में दिखाया गया है। ये ऊपर तो इसोफेगस है, इसके ऊपर यहाँ पे मुंह है, मुंह से लेके नीचे जो रेक्टम एनएस है यहाँ तक का बीच में जितने भी ऑर्गन आएंगे वो सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अर्थात पाचन संस्थान के अंतर्गत आएंगे। ये यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं इसको, और इसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें किडनी से रिलेटेड जो भी हैं, अर्थात रीनल, किडनी को नाम यहाँ पे रीनल दिया जाता है कि कैसे किडनी से में जो ब्लड को छाना जाता है और उसकी अशुद्धियों को यूरिन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अंदर वो से हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम अर्थात एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ये जीव है, ये तो अलग हो गया सिस्टम से। ये आ गया, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहां से क्वेश्चन हर बार आता पेपर में ब्रेन के स्ट्रक्चर से। ये फ्रंटल लोब है, ओसिपिटल लोब है, पेराइटल लोब है, इसके अलग अलग एरियाज है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसका। इसमें CFC होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है ये चीज। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसनीय संस्थान, सांस लेना और छोड़ना। रिस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल जो एल्वोलाई अर्थात वायु कोशों और ब्लड के बीच में होता है, और इंटरनल जो अंदर हीमोग्लोबिन और सेल्स के बीच में होता है। दो प्रकार का रिस्पिरेशन हम इसमें पढ़ेंगे आगे जाकर के। ये सारा का सारा रिस्पिरेटरी सिस्टम में सांस आना और सांस बाहर निकलना। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। रिप्रोडक्टिव अर्थात रिप्रोडक्टिव को हिंदी में कहते हैं जनन, है ना, प्रजनन 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 संस्थान। हाँ, प्रजनन। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया है, जी जी थैंक यू, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये मेल का है, अर्थात आप लगाओ कि पुरुष का है, और नीचे जो स्ट्रक्चर दिया गया है फीमेल अर्थात लेडीज का है। ये स्ट्रक्चर कि लेडीज में क्या होता है, मेल में क्या होते हैं, और कि क्या क्या चीजें निकलती है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है।
ये चीजें हम इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ये हो गया सिस्टम का ओवरव्यू। जब मैं आपको पढ़ाता हूं व्यूज, क्योंकि आज हम बाहर से कवर करेंगे टॉपिक को, कल फिर हम अंदर जाएंगे इसके। जैसे कि आपने रिपोर्ट देखी होगी, ये जैसे मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? सामने वाली हथेली को, इसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर पार्ट। एक्सरे में आपने देखा होगा, एक्सरे में आता है कि एंटीरियर पार्ट का एक्सरे है, ये सुपीरियर का है, इंफीरियर का है। इसका मतलब क्या होता है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्या हो गया? एक मिनट रुकिए जी। ये जो है सुपीरियर, सुपीरियर क्या होता है? ऊपर। सुपीरियर का अर्थ होता है ऊपर। आप मेरी फोटो को भी देखते रहेंगे क्योंकि मैंने कैमरा खोला हुआ है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ये हाथ है, अब इसका सुपीरियर हम क्या कहेंगे? ये मेरा लेफ्ट हैंड सुपीरियर है राइट हैंड के लिए। और इसी में अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड की परिप्रेक्ष्य में, जो मेरा राइट हैंड नीचे है ये इंफीरियर है। अर्थात ऊपर के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सुपीरियर वर्ड का यूज किया जाता है, और नीचे के लिए इंफीरियर शब्द का यूज किया जाता है। हिंदी में भी इंफीरियर ही कहते हैं इसको, मुझे पता नहीं, इंफीरियर ही आप याद करो, आसान रहेगा याद करना। सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे। जैसे अगर मैं सिर की बात करूं तो चेस्ट नीचे इंटीरियर इंफीरियर हो गई, और चेस्ट के ऊपर हमारा सिर हो गया, इसको सुपीरियर कहेंगे। अब एंटीरियर, एंटीरियर कहते हैं सामने वाले भाग को, लिखा भी हुआ है कि फ्रंट, सामने वाले भाग को। जैसे मैं भी सामने बैठा हुआ हूं, मेरा एंटीरियर पोर्शन कौन सा है? मेरी चेस्ट। ये एंटीरियर व्यू बोलते हैं इसको, एंटीरियर व्यू। आप इसके जितने भी आप पिक्चर देखेंगे ना बुक में, अंदर जाके जब खोलेंगे उसमें ये मिलेगा, एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, सुपीरियर व्यू, इंफीरियर व्यू, मीडियल, लेटरल, हर चीज मिलेगी। आप जब यहां से देखोगे ना डायग्राम की जो नाम होता है, टाइटल में ये चीजें लिखी होती हैं। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब पीछे। जैसे कि अभी चेस्ट मेरे आगे, ये एंटीरियर है, लेकिन मेरी बैक, इसको पोस्टीरियर बोलते हैं, पीछे का भाग। ये मेरा आगे का करतल का भाग है, पाम जो है ये एंटीरियर है, और पीछे का करपृष्ठ का भाग क्या है? पोस्टीरियर है। अब मिडिल, इसको मैं डायग्राम से सिखाता हूँ, लोगों आपको नीचे दिया हुआ मैंने आगे, ये डायग्राम मिस हो गया, डायग्राम लिया था मैंने। चलो मैं, आप मेरे को देखते रहो। मीडियल, मीडियल अर्थात जो बीच में है। बीच में जैसे क्या है? मेरी नाक दोनों आंखों के बीच में है, तो ये मीडियल हो गया। समझ पा रहे हो? इस समय मेरे दोनों हाथ लेटरल साइड में हैं, और सिर मेरा दोनों हाथ के बीच में है, तो सिर मेरा मिडिल हो गया और हाथ मेरे लेटरल हो गए। लेटरल था लेफ्ट राइट। साइड्स का जो है उसको लेटरल कहते हैं, बीच का है जो उसको मिडल कहते हैं, पीछे का जो है उसको पोस्टीरियर कहते हैं, और जो आगे का भाग है उसको एंटीरियर कहते हैं। नीचे के भाग को इंफीरियर कहते हैं, और ऊपर के भाग को सुपीरियर कहते हैं। ये बेसिक है, आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अब प्रोक्सिमल है। प्रोक्सिमल क्या बताया कि टूवर्ड्स और नियरेस्ट द ट्रंक ऑफ द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पार्ट, और डिस्टल दूर। जैसे कि प्रोक्सिमल ये मेरे शोल्डर हैं, ये ट्रंक के पास में है, इसको प्रोक्सिमल कहेंगे। और ये मेरी उंगलियां जो हैं बहुत दूर हैं, लिखा हुआ ना फारेस्ट, जो दूर हैं ट्रंक से उसको डिस्टल कहते हैं। डिस्टल प्रोक्सिमल तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये तो हर बार यूज होते हैं, हर डायग्राम में यूज होती हैं ये चीजें।
ये प्लेन होते हैं शरीर के, इन प्लेन को भी आप जान लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांसवर्स प्लेन, दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसवर्स प्लेन, ये साइड से काटा हुआ एंगल को इसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। यानी कि इसने एक तो शरीर को ऊपर हो गया, यानी कि नाभि से ऊपर का भाग हो गया और नाभि से नीचे का भाग, एक शरीर को ऊपर बांट दिया नीचे, यानी कि ट्रांसवर्स प्लेन जो है शरीर को ऊपर और नीचे दो भागों में बांटता है। ये पढ़ते हैं सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन क्या होता है, शरीर को लेफ्ट राइट बांटता है। देखो इसने दिखाई दे रहा है आपको ये वाली पिक्चर सेजाइटल में, यानी कि देखो सिर को आगे से बीच बीच में से काट दिया गया। एक साइड में राइट हैंड राइट लेग आ गई, राइट ईयर आ गया, राइट आई आ गई, राइट नोज आ गई, और दूसरी साइड में लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग, जो बीच में से काट दे उसको सेजाइटल प्लेन कहते हैं। कोरोनल प्लेन, अब कोरोनल ऊपर से बीच में से काट दिया था, एंटीरियर और पोस्टीरियर को दिखाने के लिए होता है। इसके आगे का भाग एंटीरियर हो गया कोरोनल प्लेन में, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो प्लेन है इसने शरीर को काटा है जो, ये कोरोनल प्लेन है। इसके आगे एंटीरियर पोर्शन हो गया और इसके पीछे पोस्टीरियर पोर्शन हो गया। ये यहाँ पे दिया हुआ, मैं भेज दूंगा स्लाइड आपको। एक होती है शरीर में कैविटी, कैविटी को हिंदी में बोलते हैं खाली जगह, जो जैसे कि मुख में खाली जगह है, और अपनी अगर मैं नेचुरोपैथी की लैंग्वेज में कहूँ तो आकाश तत्व जहां पे है उसको कैविटी बोलते हैं। सिर में है, चेस्ट में है, जहां जहां पे खाली स्थान है, पेट में है, जहां जहां खाली स्थान है उसको कैविटी कहते हैं। और कैविटी मुख्यतः, मेरी स्लाइड गायब हो गई, एक मिनट रुकिए, स्लाइड मैंने बनाई कुछ थी, यहाँ पे कुछ आ रही है। अच्छा ये नीचे आ गई, ये बट गया, ये रहा बॉडी कैविटी। पहला होता है उसको वेंट्रल कैविटी कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे याद करें, वेंट्रल कैविटी, वेंट्रल कैविटी। और इसमें क्या क्या आता है, थोरेसिक एंड एब्डोमेनियो पेल्विक कैविटी, एब्डोमेनियो से एब्डोमेन आ गया और पेल्विक से पेल्विक, अर्थात पेट की और नाभि से नीचे की जो रीजन है उसको एब्डोमेनियो पेल्विक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक अर्थात जो थोरेसिक रीजन से रिलेटेड है, जो हमारी छाती से संबंधित है, वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी। दूसरी कैविटी बोलते हैं डोर्सल कैविटी, डोर्सल पीछे वाली होती है, इसमें आता है क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कॉर्ड। मैं डायग्राम से बताता हूं, यहां से आप समझिए। देखिए ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा पीछे की तरफ जो है डोर्सल कैविटी, ऊपर चोटी से लेकर के लाइन दिया हुआ है नीचे कोक्सिक्स तक। इसमें क्या क्या आएगा, स्पाइनल कैविटी आएगी और क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल यानी कि खोपड़ी, खोपड़ी वाली जो यहाँ पे खाली स्थान है, इस स्थान को, इसको डोर्सल कैविटी कहते हैं। और ये आपको सामने जो दिखाई दे रखी है इसको वेंट्रल कैविटी कहते हैं। बोलेंगे तभी ये चीजें याद होंगी, आप पीछे अपने आप बोलो इन चीजों को, नहीं तो याद नहीं होंगी चीजें। वेंट्रल कैविटी, और इसमें क्या क्या आएगा, ये आ गया थोरेसिक, यानी कि छाती का जो खाली स्थान है, जो जगह है अलग अलग, रिब्स के बीच में जगह है अलग अलग है, हर जगह पे जो खाली स्थान है वो थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल यानी कि पेट, पेट की जो खाली जगह है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और अगर हम नीचे पेल्विक रीजन को भी, ये नीचे खाली पहले पेल्विक कैविटी दे दिया, पेल्विक रीजन वाली जो कैविटी है, और इन दोनों को मिला देंगे पेट की और पेल्विक की,
तो इसको बोलते हैं एब्डोमेनोपेल्विक कैविटी। ये था सिर्फ बाहर बाहर का स्ट्रक्चर, इसको आप अपने आप से पढ़ लेंगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अब यहां तक इसमें से अगर किसी को कोई मेन डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। भैया सेक्शन बता बहुत दीजिए। बेसिक बताया, ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन इसमें भी अगर किसी को डाउट हो तो कोई अभी बता दीजिए। कौन सा जी? यही सेक्शन जो सेजाइटल कोरोनल वाला दोबारा बोलिए। सेक्शन सर, यही जो अभी खुला है ना स्लाइड, अच्छा बॉडी प्लेन। देखिए, हाँ इसी को बताता हूँ। प्लेन यानी कि शरीर को देखने के तरीके। हम शरीर को कैसे बांट सकते हैं? प्लेन मेनली तीन होते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन, ये आपको दिख रहा है ट्रांसवर्स, ये जो स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर ने ये काट दिया इसको, इसके ऊपर ये देखो नेवल रीजन से ऊपर एक प्लेन हो गया, इनके एक जगह हो गया। अब बोलेंगे कि ट्रांसवर्स के ऊपर क्या होता है? ऊपर पेट होता है, ऊपर छाती होती है, हाथ होती है, कंधे होता है, गला होता है, सिर होता है। आप कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन के नीचे क्या होता है? भैया नीचे थाई होती है, नी होता है, एंकल होता है, टो होता है। ये हो गया ट्रांसवर्स प्लेन जो बॉडी को दो भागों में काट दे। सेजाइटल प्लेन जो बॉडी को लेफ्ट राइट में काट दे, लेफ्ट राइट में, ये दिखाई दे रहा है सेजाइटल में। ये वाला जो प्लेन है, आप ध्यान से सपोज करो, देखो बॉडी को दो भागों में काट दिया, एक तो राइट साइड जा रहा है, इसमें राइट कान आ गया, राइट आंख आ गई, राइट नोज आ गई, राइट हैंड आ गया, राइट लेग आ गई। सेजाइटल प्लेन में ये शरीर को राइट और लेफ्ट दो भागों में डिवाइड करता है, इसको सेजाइटल प्लेन कहते हैं। कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन जो आगे और पीछे दो भागों में बांट दे, कोरोनल प्लेन दिखाई दे रहा है। कोरोनल ये वाली जो है स्लाइड, कोरोनल, ये देखो ऐसे काटी है इसने शरीर को। एक तो आगे वाला आ गया, चेहरा, छाती, पेट, आगे की थाई, आगे का टो, और एक इसके पीछे, सपोज करो इसके पीछे क्या होगा? ओसिपिटल रीजन, पीछे के कंधे, कमर, पीछे का हिप रीजन, पीछे की थाई, पीछे का नी, पीछे की काफ मसल, पीछे एड़ी। ये कोरोनल प्लेन को, कोरोनल प्लेन इस प्रकार बॉडी को दो भागों में बांटता है, एंटीरियर में और पोस्टीरियर में। और सेजाइटल जो है लेटरल में बांटता है, राइट में और लेफ्ट में। ट्रांसवर्स ऊपर सुपीरियर को और इन्फीरियर को, इसी में वो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ट्रांसवर्स के ऊपर सुपीरियर है, नीचे इन्फीरियर है। सेजाइटल के राइट साइड में राइट लेटरल है, सेजाइटल के लेफ्ट साइड में लेफ्ट लेटरल है। कोरोनल के आगे एंटीरियर व्यू है और कोरोनल के पीछे पोस्टीरियर व्यू है। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी भी। आगे बढ़ा जाए? जी बता दीजिए एक बार जी। जी। तो मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन करा देता हूं आपको। ये बुक आपके पास हो तो साथ साथ में खोल लीजिए ताकि आपको और आसानी हो जाए। तो शरीर रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान, सेल टिश्यूज मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप पढ़ लेना, बात वही आएगी सारी। सेल शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। टिश्यू, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये वाली चीजें, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, आप पढ़ लेना, बाद में डीप पढ़ेंगे तब देख लेंगे इन चीजों को। हाँ ये वाला बहुत जरूरी टॉपिक है कि हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अर्थात शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी को बोलते हैं रचना विज्ञान और फिजियोलॉजी को बोलते हैं क्रिया विज्ञान। कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हमारे इस टॉपिक का नाम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ही क्यों रखा? अब एनाटॉमी का मतलब क्या होता है और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये हम जानते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो और भी आसान हो जाएगा आपको। ऐसी एनाटॉमी, इसको हिंदी में कहते हैं शरीर
रचना विज्ञान, अर्थात शरीर कैसे कैसे बना है, अर्थात कौन सी हड्डी है, कौन सी सेल है, कौन सा टिश्यू है, कौन सा ऑर्गन है, जिसमें खाली बाहर की चीजों को कैसे बना है उसके बारे में डिस्कशन हो, वो एनाटॉमी है। लेकिन फिजियोलॉजी में क्या है, कैसे वो काम करता है। फिजियोलॉजी का काम होता है, इसको हिंदी में कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। क्रियार्थ जो एक्टिविटी होनी है, यहां पर भी स्पष्ट लिखा होगा कि फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, अब खाने में जो दांत हैं, इसोफेगस है, स्टमक है, ये आगे एनाटोमी में। अब स्टमक के द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है, अंदर मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हो रही हैं, उस खाने का अवशोषण एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये आ गई फिजियोलॉजी में। समझ आ रहा है? अर्थात जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो वो है फिजियोलॉजी, और जो सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड है वो है एनाटॉमी। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, आगे बढ़ा जाए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटी छोटी टर्म वैसे एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा, कि टोपोग्राफी एनाटॉमी किसको कहते हैं, जो सरफेस बेस्ड हो, कि सतह पर जो स्थित है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, बच्चे का दिया हुआ एग्जाम्पल, नवजात शिशु के सतह शरीर रचना में कपाल की अस्तु के किनारे को बच्चों के सिर पर एंटीरियर अर्थात आगे वाला भाग, फोंटोनेल पर अर्थात कोमल स्थान पर देखा जाता है, यानी कि पास से जो चीजों को देखा जाता है उसको टोमोग्राफी एनाटॉमी में आती है। वो चीजें सरफेस, सतह के ऊपर जो चीजें होती हैं उसको सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड में क्या होता है कि रोग निदान, जो हम कर रहे हैं अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, योगा थेरेपी हम पढ़ेंगे, तो वो अप्लाइड एनाटॉमी के अंतर्गत है, कि उसमें किस तरीके से रोगों का निदान होता है, तो वो अप्लाइड एनाटॉमी के अंतर्गत आती हैं चीजें। रेडियोलॉजिकल, नाम से ही पता चल रहा है, रेडियो अर्थात रेडियो की जो वेव्स होती हैं, जैसे एक्सरे वेव्स हो गई, सीटी स्कैन्स में होती हैं, यानी कि और भी कई तरीके की जो वेव्स निकलती हैं वो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के अंतर्गत आती है। मेनली एक्सरे आता है इसके अंतर्गत। काइनेसोलॉजी, काइने नाम से पता चला, काइनेटिक एनर्जी, बचपन में सुना होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट करना, भागना दौड़ना, काइनेटिक एनर्जी, हमेशा चलता रहना, हिलता रहना, यानी कि इसमें गतियां आ गए ना, मूवमेंट आती है इसके अंदर मूवमेंट कैलकुलेट की जाती है। और ये भी योगा थेरेपी में काफी इसमें आएगा कि हम किस पोस्चर में कितने देर रोकेंगे, कितने देर रोकना चाहिए, उसका कितना लाभ मिलेगा, कितना हमें उसको रोटेट करना, वो काइनेटिक में आ जाएगा। इसको काइनेसोलॉजी कहते हैं। ओस्टियोलॉजी, देखिए कई तो नाम ऐसे कॉमन है, ओस्टियो, ओस्टियो से नाम से ही पता लगेगा, ओस्टियो यानी कि हड्डी, हड्डी से रिलेटेड है। जैसे कि आप कुछ एक नाम नोट कर ले, वो आपको बहुत काम आएंगे। जैसे कि कहीं पर भी कार्डियो शब्द ज्यादा है, कार्डियो, तो कार्डियो किसको कहते हैं, हार्ट से रिलेटेड है, समझ जाओ। जहां पे कार्डियो आ गया समझ जाओ हार्ट से कुछ लेना देना है वहां पे। जैसे कि न्यूरो, कहीं पे न्यूरो शब्द आ गया, सीधा से समझ जाओ कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है चीजें। रीनल शब्द कहीं पे आ गया, रीनल, समझ जाओ किडनी से रिलेटेड है वो सब। इसी प्रकार जो ओस्टियो है, ओस्टियो, अब ओस्टियो में आपको याद है ओस्टियो अर्थराइटिस, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो होती है, यानी कि हड्डी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें ओस्टियो शब्द आएगा हमेशा। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक नाम से ही पता चल रहा है सूक्ष्मदर्शी,
अर्थात जिसको अंदर से जूम करके देखा जाए, जूम करके हम देख रहे हैं उन चीजों को, यानी कि अंदर गहराई तक उन चीजों का अध्ययन किया जाना माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत आएगा। साइटोलॉजी, ये हम कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, साइटोलॉजी क्या होता है। कोशिका विज्ञान बोलते हैं इसको, अर्थात सेल कैसे बने हैं, सेल के क्या क्या पार्ट्स हैं, उन चीजों को जानना, सेल कैसे काम करती है, अर्थात कोशिका कैसे काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, कोशिका द्रव्य का क्या काम होता है, कोशिका झिल्ली अर्थात साइटोप्लाज्म का क्या वर्क होता है, सेल मेम्ब्रेन का क्या वर्क होता है, वो हम साइटोलॉजी के अंतर्गत अर्थात सेल के बारे में स्टडी करना साइटोलॉजी होता है। हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान अर्थात टिश्यू को जांचना, हिस्टोलॉजी, ये भी टिश्यू को भी सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जाएगा, वैसे इनडायरेक्टली ये इसमें भी कैलकुलेट किया जा सकता है माइक्रोस्कोपिक में भी, लेकिन अलग से नाम दे दिया गया ऊतक के लिए, हिस्टोलॉजी दे दिया गया यहाँ पे। ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गन, ऑर्गन किसको कहते हैं, अंग को, अंग विज्ञान, अंगों को जांचना, लीवर को जांचना, ब्रेन को जांचना, हार्ट को जांचना, वो ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत आता है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में क्या आएगा, इसमें शरीर के किसी भाग अंग के बाह्य रूपरेखा में रचना का अध्ययन करना, बाहर से ही कोई चीज देखना, जैसे कुबड़ापन, वो आगे झुक के चल रहा है, यानी कि जो बाहर से ही चीजों को पता चल जाए, वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्या होगा, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, डेवलपमेंट नाम से पता चल रहा है, डेवलपमेंट अर्थात विकास, और विकास कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, समझ जाओ कि गर्भाधान के बच्चे का विकास हो रहा है पेट के अंदर, वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंतर्गत आएगा। इम्बेरोलॉजी, इम्बेरो का अर्थ होता है भ्रूण, ये रहा भ्रूण विज्ञान, इसमें भी ये क्या है, इसमें छोटा सा डिफरेंस है डेवलपमेंटोलॉजी के में और इम्बेरोलॉजी में। इसमें 8 सप्ताह के बाद, 8 सप्ताह तक क्या है, मनुष्य में यह अध्ययन गर्भाधान एवं भ्रूणीय जीवन के लगभग 8 सप्ताहों तक ऑर्गन सिस्टम के प्रारंभिक विकास तक स्टार्टिंग में इसको किया जाता है, इसको एम्ब्रियोलॉजी है। ये वैसे आते नहीं है पेपर में, आप अपने नॉलेज के लिए इन चीजों को पढ़ लेना है, आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आपको अगर योग क्षेत्र में और आगे बढ़ना है तो इन चीजों को आप पढ़ लेंगे। ये सुपीरियर इंफीरियर मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी एक बार दोबारा से फिर बता देता हूँ, सामने स्ट्रक्चर आ गया है। तो सुपीरियर ऊपर वाला भाग, ये सिर है, ये सुपीरियर है, और अगर मैं सिर के परिप्रेक्ष्य में आंखों को बोलूं तो आंख इंफीरियर है, अर्थात जो नीचे वाले भाग को है उसको इंफीरियर कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो साइड वाला ये जो हाथ है इसको लेटरल कहते हैं, लेटरल, और जो बीच की लाइन है ये जो शरीर को बीच 2 भागों में बांट दे, इसको मिड लाइन अर्थात मध्य लाइन बोलते हैं। ऐसे लेटरल राइट साइड का होता है, ऐसे लेटरल लेफ्ट साइड का होता है। प्रोक्सिमल जो ट्रंक के साइड पास में हो, और डिस्टल जो ट्रंक के दूर हो उसको डिस्टल कहते हैं। समझ आ गया? अब ये लेटरल साइड से दिखा दिया गया, नीचे पोस्टर देखो ये दिखा हुआ ना, स्ट्रक्चर में लिखेगा दिखा मिलेगा लेटरल व्यू, अर्थात देखो साइड से देखा गया है। देखो आदमी टेढ़ा खड़ा है ना, हम लेटरल साइड से इस आदमी को देख रहे हैं। और इसमें ये कौन सा व्यू है, ये है पोस्टीरियर व्यू, नीचे लिखा होगा, ये लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था, सॉरी एंटीरियर व्यू आना चाहिए था, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी ए देखो दिख रहा है, ए का मतलब एंटीरियर व्यू, वैसे ए यहाँ पे ए बी से लिया है लेकिन यहाँ पे एंटीरियर व्यू होना चाहिए था क्योंकि सामने की पिक्चर है ये। इसी तरह से जब पीछे की कोई पिक्चर आएगी ना उसको पोस्टीरियर व्यू बोला जाएगा। जो चीजें मैंने वो पीछे इंग्लिश की स्लाइड में बताई थी ना, ये देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से प्रोक्सिमल डिस्टल हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले यहाँ से इन चीजों को देख लेंगे। सुपीरियर फेशियल डीप किसको कहते हैं, सेंट्रल किसको कहते हैं,
इसका पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर 23। आप अपने आप पढ़ लेना, ना समझ में आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। अब देखो, अब इसमें हाँ ये वाला पढ़ना जरूरी है, इसको लास्ट में पढ़ा देता हूँ, टाइम हो गया हमारा। पेट के जो भाग हैं इसको आप कल याद करके लाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा फिर। ये आपको दिखाई दे रहा हो, इसको क्या कहते हैं? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये आपको पेट दिखाई दे रहा है, पेट को 9 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4, दिखाई दे रहा है 9 भागों में कैसे बांट दिया एक पेट को, 6 7 8 और 9। देखो 9 भागों में जो एब्डोमिनल कैविटी को बांट दिया। अब इसका यूज कैसे होगा? जैसे कि बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे आएगी, बोलेंगे अम्बेलिकल रीजन में आएगी। लीवर कहाँ पे आएगा? एपिगैस्ट्रिक और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लीवर आएगा। पेनक्रियाज कहाँ पे आएगी? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आएगी। इस प्रकार इन रीजन का नाम है, इनको आप जितना हो सके तो अगर याद कर लेना। ये राइट लेफ्ट इलिकल रीजन है, क्योंकि इलिकल बोन का नाम है, इस आधार पे यहाँ पे इलिकल बोल दिया गया इसको। हम इसको इतने जितना मुश्किल समझते इतना मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक्चुअल में बताऊं ना आप लोगों को, ये इतना काफी हो गया आज के लिए। इससे आगे कल मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा। ये प्लेन मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप अपने आप से भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे अलग अलग करके पिक्चर दिखाई है इस बुक में, आप देख लेंगे इन प्लेन को। ये कैविटी भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल हम पढ़ेंगे सेल। ये आ गया, अगले पेज से। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, यहाँ से हमारा सिलेबस शुरू होता है। जो आज मैंने कराया सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं क्लियर होएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे। किसी का कोई डाउट हो तो भी बता दीजिए, फिर मैं कुछ